हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस प्रेजेंट वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट की एकात्मक शासन के गुणों के बारे में। जैसा कि इससे पहले की वीडियोस में हम बात कर चुके हैं संघात्मक शासन के बारे में और एकात्मक शासन के बारे में। हम जानते हैं कि एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व व उनको दी जाने वाली शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। तो इस व्यवस्था के हमने उदाहरण लिए थे। एकात्मक शासन जो प्रणाली है वो ब्रिटेन और फ्रांस की शासन प्रणाली, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। और इस सिस्टम के अपने कुछ गुण एवं दोष हैं। आज हम बात कर रहे हैं एकात्मक शासन के गुणों के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है कि प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है एकात्मक शासन में। मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक ही प्रकार के कानून होते हैं और इन सभी कानूनों को केंद्रीय सरकार के निर्देशन में उनके अंतर्गत कार्य रूप में परिणित किया जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि संपूर्ण राज्य में प्रशासन की एकरूपता बनी रहती है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। इस शासन में प्रशासनिक एकरूपता के साथ साथ नीतियों को बनाने से संबंधित एकरूपता भी बनी रहती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन राज्य और केंद्र के बीच में नहीं होता। एक ही पावर के माध्यम से सारी चीज़ों को गवर्न किया जाता है। प्रशासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नीतियों का निर्धारण केंद्रीय शासन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से नीति निर्धारण संबंधी वो एकरूपता आ जाती है जो कि राज्य की उन्नति और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होती है। सेकेंड पॉइंट इज मोर पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन। अधिक शक्ति संपन्न प्रशासन बन जाता है, क्योंकि केंद्रीय शासन के अंतर्गत संपूर्ण शक्ति एक ही जगह निहित होने के कारण केंद्रीय सरकार जनता के हित को दृष्टि में रखकर सभी विषयों के संबंध में ठीक प्रकार से और दृढ़ता के साथ कार्य कर सकती है। इस शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, जिसके कारण प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार के हाथ में ही होता है। और इस निश्चित उत्तरदायित्व के कारण प्रशासन में कुशलता बनी रहती है, क्योंकि सारी पावर एक जगह सेंट्रलाइज्ड है। आपको एक ही जगह से पूरे सिस्टम को गवर्न करना है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, जिसके कारण यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। द थर्ड पॉइंट इज संकट काल के लिए उपयुक्त शासन एकात्मक शासन होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट इज सुटेबल फॉर इमरजेंसी पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं कि संकट काल या इमरजेंसी पीरियड हम मानते हैं या तो किसी देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया हो, युद्ध की स्थिति हो, या फिर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो, आर्थिक संकट हो, या फिर असाधारण परिस्थितियों में शीघ्रता से निर्णय करने के कारण ऐसी जो संकटकालीन परिस्थितियां होती हैं, इन असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत संकट काल की स्थिति में जो एकात्मक शासन होता है वो ज़्यादा सही और एप्रोप्रिएट साबित होता है, क्योंकि एकदम से हमें क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं इमरजेंसी में, और उन्हें कहें कि सीक्रेट रखना होता है, लीक ना हो जाएं चीज़ें जो कि हमने डिसीजंस लिए हैं युद्ध की स्थिति में, कि अगर हमारे डिसीजंस सरकार के द्वारा लिए हुए निर्णय लीक होते हैं किसी तरीके से, तो वो जो हमारे शत्रु हैं उन तक ना पहुंच जाएं, शीघ्र ही उन्हें कार्य रूप में परिणित करने की ज़रूरत होती है। और इस प्रकार से शीघ्रतापूर्ण कार्य केवल एकात्मक शासन के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, एक ही जगह पर निर्णय लिया जाना है,
तो उसके लीक होने की संभावनाएं कम से कम रहती है, जिसके अंतर्गत शक्ति का केंद्रीकरण होता है। और इस बात को दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान के अंतर्गत भी संकट काल के समय में हमारे देश में संघात्मक शासन को अपनाया तो गया है, लेकिन संघात्मक शासन के साथ साथ संकट काल में हमारे देश की जो व्यवस्था है वो एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है, ताकि हम संकट काल की स्थिति में शीघ्र और सही न्यायोचित निर्णय लेने में हमारी सरकारें पॉसिबल बन सकें, सरकारें जो हैं वो संभव बना सकें निर्णयों को। और इस वजह से हमारे देश की संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी संकट काल की स्थिति में हमारे देश का संविधान एकात्मक संविधान हो जाता है, और जो देश की संपूर्ण व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। राज्य सरकारों की शक्तियां उस समय पर कोई कार्य उनका अस्तित्व नहीं रहता है। चौथा इसमें पॉइंट है, द फोर्थ पॉइंट इज राष्ट्रीय एकता को इस एकात्मक व्यवस्था में प्रोत्साहन मिलता है, प्रमोट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि शासन की एकात्मकता के कारण संपूर्ण देश के लिए एक ही प्रकार के कानून होते हैं, एक ही प्रकार से उन्हें कार्य रूप में परिणित करने की व्यवस्था होती है और एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। सभी देशवासियों के लिए एक ही प्रकार की परिस्थितियों में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उनमें राष्ट्रीयता की जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि एकात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। अगला जो गुण इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो एकात्मक व्यवस्था है ये छोटे देशों के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था है। यूनिटरी गवर्नमेंट इज सुटेबल फॉर द स्मॉल स्टेट्स, जो छोटे राज्य हैं, जहाँ की जिन देशों की जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य हैं, उन छोटे देशों के लिए ये व्यवस्था अत्यंत उपयुक्त साबित होती है, क्योंकि उनमें यह सब भेद छोटे स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हर तरीके से हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है एकात्मक व्यवस्था में, और हर तरीके के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, बजाय कि बड़े स्टेट्स के कंपैरिजन में जितना बड़ा स्टेट्स होगा उसकी उतनी ज़्यादा यूनिट्स होंगी, उतनी ज़्यादा राज्यों की इकाइयाँ होंगी जिनको कि ऑर्गेनाइज करना, उनको हैंडल करना, मैनेज करना उतना ही मुश्किल होगा। जितना छोटा राज्य होगा उतना ही अच्छा होगा। तो ये जो एकात्मक व्यवस्था है ये छोटे राज्यों के लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट साबित होती है। अगला जो गुण हम इसमें मान सकते हैं वो है कि एकात्मक व्यवस्था में संगठन के कार्यों को करने में सरलता मिलती है, इजी टू ऑर्गेनाइज, क्योंकि संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन बहुत सिंपल होता है। संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होने के कारण केंद्रीय शासन और इकाइयों की सरकारों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रहती, जैसे कि संघात्मक व्यवस्था में रहती है। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है, तो दोनों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका संघात्मक व्यवस्था में बनी रहती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। जब सारी शक्ति ही एक जगह केंद्रित है तो विवाद होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठन में पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है, मोबिलिटी बनी रहती है। केंद्रीय सरकार जब चाहे तब आंतरिक व्यवस्था में, अपने इंटरनल सिस्टम में अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकती है। तो इजी टू ऑर्गेनाइजेशन इस व्यवस्था की एक विशेषता या गुण, मेरिट कही जा सकती है। अगला जो गुण हम इसमें मान सकते हैं वो है कि एकात्मक व्यवस्था में विदेशिक संबंधों का सफल संचालन संभव होता है, कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। इन यूनिटरी सिस्टम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि वर्तमान समय में प्रत्येक सरकार का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है फॉरेन रिलेशंस को ऑर्गेनाइज करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की नीतियों को, कार्यक्रमों को, हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम पर, हर नेशनल इंटरनेशनल इशू पर अपने देश का स्टैंड वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन संबंधों का संचालन एकात्मक शासन के द्वारा ही ठीक प्रकार से किया जा सकता है,
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, संधि, समझौते आदि जिन समस्याओं का सामना किसी भी स्टेट को करना पड़ता है, उनके समाधान के लिए और उनसे संबंधित कार्यों को करने की जो एकरूपता है वो बहुत ज़रूरी होती है। और इसके लिए विदेशी संबंधों का संचालन करने की दृष्टि से एकात्मक सरकार ज़्यादा अधिक उपयुक्त साबित होती है। अगला तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एकात्मक शासन एक अच्छी शासन व्यवस्था है। थैंक यू।